तो एक ही सच्चाई, एक ही चीज़ की अलग अलग दृष्टि होती है देखने की। जैन फिलॉसफी में इसको एक हाथी के एग्जाम्पल से बताया गया है कि जो लोग हम लोग हैं, कुछ लोग उनको देखना नहीं आता था, तो उन्होंने किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो बोला ये पिलर है, किसी ने दुम पकड़ा तो बोला ये रोप है, रस्सी है, किसी ने कान पकड़ा तो बोला ये पंखा है। अक्सर जब हम लोग जीवन में किसी भी घटनाक्रम को देखते हैं तो हमारी एक दृष्टि होती है उसको देखने की। वो दृष्टि हमें उसको समझना है कि ये जो दृष्टि हम जो देख रहे हैं तो ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक पक्ष है जो हमको समझ में आ रहा है कि ये रूम जो है, ये सच्चाई जो है ये अधूरी है। तो अनेकांतवाद मतलब कि अलग अलग तरह से हमें उस चीज़ को देखना पड़ेगा। और कोई भी क्राइम अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी रिपोर्टिंग अगर हम कर रहे हैं, तो एक तो वहाँ पर अगर पीड़ित पक्ष है तो पीड़ित पक्ष की तरफ से बयान आएगा, उसके तरफ से एक चीज़ आएगी कि मेरे साथ ये हुआ। जिस आदमी का आरोप लगा है उसके तरफ से पूछा जाएगा तो वो एक पक्ष बताएगा। तो उसमें जो जांचकर्ता, जो भी जांचकर्ता होगा या कोई भी ऑफिसर उसको जो देख रहा होगा, फिर वो दोनों को समझ के फिर आपको एक पक्ष बताएगा। तो इसको हमें अपने काम में, अपने जीवन में ढालना है इस चीज़ को कि जब भी हम पत्रकारिता करें, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखें, कोई ऐसे लिखें, निबंध लिखें, तो हम अनेकों पक्ष उसमें डालने का, जितने भी पक्ष अवेलेबल हैं उस सबको डालने का उसमें प्रयास करें। तभी हम जो है संपूर्ण जो सच्चाई है उसको लिख पाएंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो मुझे लगा कि अनेकांतवाद का बताना आवश्यक है कि कोई भी जो आर्टिकल है, कोई भी ट्रूथ है, तो उसके अलग अलग उसके एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग उसमें वो होता है कि कुछ एक एंगल से देखने से कुछ और दिखता है, दूसरे एंगल से देखने से कुछ और दिखता है। इसके साथ क्योंकि जैन फिलॉसफी की बात की तो वेदांत फिलॉसफी के साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा। वेदांत फिलॉसफी में एक बेसिक चीज़ बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, कि तुम भी उसी के क्षण हो जिसके क्षण हम हैं, तुम भी उसी के पार्ट हो, ब्रह्मा के पार्ट हो जिसके पार्ट हम हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। जब भी हम पत्रकारिता करें तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि जिस आदमी के विरोध में अगर हम लिख रहे हैं, कोई दुकान वाला हो सकता है, कोई बिजनेस वाला हो सकता है, कोई नॉर्मल इंसान हो सकता है, जिसके बारे में हम लिखें तो हमको उसके बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारी बहन है। अगर हम कुछ ऐसा लिख दें कि उससे उसकी प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाए, उससे उसका पूरे समाज में उसकी जो है भूतू हो, तो वो अपने ही कार्यशैली को खराब करता है। ये दो प्रिंसिपल जो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं अपने वर्किंग में भी काम लेता हूँ दोनों चीज़ का, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इस चीज़ को जो पब्लिक में काम करते हैं वो अपने पब्लिक लाइफ में इन दोनों चीज़ों को उतारें कि अनेकांतवाद और वेदांत फिलॉसफी का बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे पूरे पत्रकारिता में, न्यायिक व्यवस्था में, जो हमारी पुलिस व्यवस्था होती है उसमें। तो इसको हमें काफ़ी जोर दें। जब हम फिलॉसफी का भी स्टूडेंट था और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना ही पड़ा था, तो पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमको दिया गया वो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 15 भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो सबको बराबर की हैसियत पे लाके खड़ा करता है, मगर आर्टिकल 19 जो है वो पत्रकार को असली ताकत देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बेसिक राइट है कि आप अपनी अभिव्यक्ति, आप अपने सोच, आपके अंदर जो भी आपको कुछ बोलना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कहीं इकट्ठा होना है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो ये आज़ादी आपके पास है। अनेकों बार इतिहास में भी आर्टिकल 19 पे प्रहार करने की कोशिश की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे लॉयर्स हैं, जो हमारे वकील हैं, हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया और आज के टाइम पर हमारे देश में
आर्टिकल 19 जिंदा है और सब लोग के सामने है। जितने न्यूज़ चैनल हम लोग देख रहे हैं हर दिन, जितने यूट्यूब पे हम लोग देख रहे हैं कि चैनल्स बने हैं, जितने फेसबुक पे देखे हैं, जितने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि हमारे देश में आर्टिकल 19 की अभी बहुत ज़्यादा कदर है, बहुत इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 19 में जो हमारे को फ्रीडम दिया गया है, जिसके तहत हम लोग पत्रकारिता करते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें कुछ ये है, इसमें 5-6 रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं। अगर जिसमें मैं पढ़ के बताना चाहूँगा कि ये कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला तो है, अगर कोई आर्टिकल हम लोग न्यूज़ का आर्टिकल हम लोग ऐसा लिखते हैं जो देश की सॉवरेनिटी, मतलब कि देश आज़ाद है, उस आज़ादी को कोई आर्टिकल चैलेंज करता है, कोई इसकी सिक्योरिटी सुरक्षा को चैलेंज करता है, कोई ऐसा आर्टिकल जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, वो ऐसा आर्टिकल जो अभद्र है, जिसको जो गंदगी समाज में जो हमारे मूल्य है उसको क्वेश्चन करता है, अभद्रता फैलाता है, कोर्ट को डिफेम करता है, कोर्ट को कंटेम्प्ट, कोर्ट का कोई ऑर्डर है कि इस केस के बारे में कोई नहीं छापेगा। कोर्ट बहुत बार ऐसे आर्टिकल्स कोर्ट अपने ऑर्डर्स में देता है कि जब तक पूरा कोर्ट इस पूरे केस को नहीं सुन लेगा तब तक इसके बारे में कोई नहीं छापेगा। मगर अगर उसको कोई छाप देता है तो वो भी एक अपने आप में रिस्ट्रिक्शन है। डिफेमेशन मतलब मानहानि किसी का करना या किसी को उकसाना, वॉयलेंस के लिए, ये 6-7 उसमें रिस्ट्रिक्शंस है हमारे आर्टिकल 19 में, जो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन वाजिब है। आपके फ्रीडम तभी तक फ्री है तब तक वो दूसरे के फ्रीडम का हनन ना करें। हमारे को जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए, उसका अस्तित्व तभी तक है कि जब तक हम दूसरे का फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करते, उस अपने बोलने से, लिखने से, अपने कोई भी और कार्य से। तो ये बेसिक 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे जो पत्रकारिता है उसका इम्प्रूवमेंट, उसकी सुरक्षा हमारे अपने कर्तव्यों से, हम जैसे अपने प्रेस में जिस टाइप से हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, जिस तरह की वीडियो डाल रहे हैं, उसको हमें इन चीज़ों का सम्मान करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 का सम्मान करना पड़ेगा और जो कोर्ट ने और जो उसमें अपने आप में रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं उसका सम्मान करना पड़ेगा। अभी जो मैं मेन टॉपिक में जो मुझे बताया था राजेश शुक्ला साहब ने कि ये जो क्राइम, साइबर क्राइम को लेके आप थोड़ा कुछ बताएं। साइबर क्राइम ऐसा है कि वो मुझे लगता है कि हम लोग सबको एक बार जीवन में कभी ना कभी टच करेंगे। जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जिस तरह से व्यापक होते जा रहा है, जिस तरह से हमारे जीवन में साइबर का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो साइबर क्राइम जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत बार होता है कि किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया और हमें लगता है कि अरे ये आदमी बेवकूफ़ था, इसने अपनी OTP बता दी, इसने अपना नंबर शेयर कर दिया, इस आदमी की गलती है। मगर ऐसा नहीं, क्रिमिनल की गलती है कि वो ऐसा जीवन शैली अपनाया है कि लोगों को ठग के पैसा इकट्ठा कर। साइबर क्राइम के बारे में कोई भी आप वेबसाइट जैसे फेसबुक की है, अगर उस पर जाओगे तो सिक्योरिटी सेटिंग्स काफ़ी सारी रहती है उसमें। कोई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है उसमें, अपना फ़ोटो आप छुपा सकते हो, अपना फ्रेंड लिस्ट आप छुपा सकते हो। व्हाट्सएप पे भी इस तरह की फैसिलिटी रहती है कि आपका जो व्हाट्सएप है उसमें जो क्या पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, हमें पता क्या हम शेयर कर रहे हैं, क्या हम लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है, वही हमारे को घातक बनता है। अगर हम लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस पर डालें तो सब लोग उसको देख रहे हैं कि इसका जन्म तिथि ये, इसका नाम ये है, रहने वाला यहाँ का है, तो आपका अकाउंट हैक करना आसान हो जाता है किसी के लिए। अगर हम जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक के साथ तो शेयर ना करें, हम किसी के साथ शेयर ना करें, हम उसमें अगर डालना भी है तो हम कुछ भी डेट डाल सकते हैं। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि आप तो जागरूक हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो साइबर क्राइम जो है जागरूकता
से ही रोकी जा सकती है। अगर हम लोग मान लो पकड़ भी लेंगे तो उसके दोस्त, उसके 3-4 दोस्त उसके साथ जो रहते थे वो भी सीख चुके थे तब तक, जो अपराध की अपराध नहीं पकड़ा है, वो 3-4 दोस्त अपना अलग अलग दुकान खोलना शुरू कर देंगे, वो पकड़ाएंगे तो फिर उसके दोस्त शुरू कर देंगे। तो विक्टिम जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। उसको समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा कौन कौन सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, तो कौन कौन सा हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये ऐप कलेक्ट कर रहा है। ये जानकारी लोगों को पहुँचानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको पहुँचाएं कि आप अपना सुरक्षा कैसे कर सकते हैं साइबर स्पेस में, अपने बच्चों का अकाउंट ना बनवा के, अपना खुद का डिटेल ना शेयर करके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके, सॉफ्टवेयर अपडेट करके, पासवर्ड बार बार चेंज करने से, तो इस तरह का उपयोग करने से हमारा साइबर सुरक्षा बढ़ेगा, एंटीवायरस लगाने से। अभी जो है हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं, ई सेवा केंद्र जैसे काफ़ी सारे दुकान हैं जहाँ पर वो पूरा अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, OTP सब कुछ शेयर करते हैं और उस दिन नहीं हो सकता है कि 2 महीने बाद उनके साथ कोई स्कैम हो जाए। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जो हो जब ई सेवा केंद्र जा रहे हो तो OTP जो है वो आप एक ही बार बताना, घर आके वापस फिर से मत बताना। तो बेसिक साइबर जागरूकता है वो लोगों में बतानी पड़ेगी। और अभी जैसे कि अनूपपुर में जो हम लोग ने साइबर पे अच्छा काम भी किया है, कुछ जो बाहर के लोग थे उन्होंने एक कोका कोला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के स्कैम कर रहा था तो उसको भी पकड़ा था। और फिर कुछ जो है लोग ऑनलाइन फेसबुक पे दूसरे के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करते थे, उनको भी पकड़ा था। ऐसे लोग जो है वो पकड़ाते रहेंगे मगर उनका नुकसान जो समाज को कर जाते हैं वो नुकसान तो रहता है। तो हमको बचाव ही सुरक्षा साइबर में सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो दूसरा इसमें टॉपिक था कि क्राइम को कैसे कवर करें। क्राइम एक घटना है, उस घटना के में पीड़ित है, एक आदमी ने उस क्राइम को किया है, उसकी जांच करता अधिकारी कोई ना कोई एक व्यक्ति है। तो जो पीड़ित है उसका हमें समय दे, उसको समय दे के हमारे को उसका पूरा पक्ष समझना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, उसके साथ क्या घटना हुई। उसमें अगर जांचकर्ता अधिकारी है उसने अभी तक जांच में क्या पाया, अगर हम सिर्फ पीड़ित का पक्ष लिख दें तो हो सकता है कि हम पूरा सच्चाई नहीं लिख पा रहे हैं। अनेकांतवाद वाला जो बात था कि हम पूरा सच्चाई नहीं लिख पा रहे, तो हमारे को आयोग जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसका भी पक्ष उसमें डालना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि न्यूज़ का जो ऑथेंटिसिटी है, न्यूज़ का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है और पूरी सच्चाई जो है वो सामने उजागर होकर आती है। तो कोई भी न्यूज़ अगर इस तरह की हो जो किसी क्राइम को लेकर हो या किसी कोई घटना को लेकर हो, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हो या पुलिस से हो, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होगा, तो उसका भी पक्ष उसमें डालने की कोशिश करें। वो ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर हमारे जो है वो उसको करते हैं, दोनों पक्ष को डालते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग की है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों पक्ष इसमें ज़रूर से डालना चाहिए, उससे वैल्यू जो न्यूज़ की है वो बढ़ जाती है। ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मुझे लगता है मैंने संक्षिप्त में अपनी ये जितनी बातें थी मैंने यहाँ पे रख दी। साइबर स्पेस को लेकर हो या क्राइम को लेकर हो या न्यूज़ रिपोर्टिंग को लेकर हो, हमें जो है अपना एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कि हम जो लिखते हैं वो कितना सटीक लिख रहे हैं, मतलब कि भाषा जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहे हैं उसमें, हम जो है ग्रामर का मिस्टेक कर दे रहे हैं उसमें, अब उसमें वो पैराग्राफ ऊपर नीचे हमारे लाइन हो जा रहे हैं, प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहे उस चीज़ की कि जो हम जो छाप रहे हैं उसका प्रूफ रीडिंग ही नहीं की है हमने। तो कुछ उसमें ऐसे मिस्टेक आ जाती है जिसकी वजह से आपका पूरा न्यूज़ का आर्टिकल का वैल्यू कम हो जाता है। लगता है कि नहीं ये आदमी उतना परिपक्व नहीं है जितना ये इस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को कवर तो किया है मगर और अच्छे से कवर किया जा सकता था।
तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो रिटन हो, वर्बल हो, वो अच्छा होना चाहिए, मतलब कि करेक्ट होना, सही होना चाहिए, जिससे हम अपनी बात दुनिया तक रख पाएँ। ये हमेशा ये दुविधा रही है दुनिया में कि जो चीज़ है उसको भाषा में कैसे उतारा जाए। कोई भी घटनाक्रम है उसको भाषा में उतारना भी अपने आप में कला है। वो समय के साथ पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, आर्टिकल्स पढ़ने से आपको फिर वो क्लैरिटी आती है कि अगर कोई भी घटना है तो उसको भाषा में उतारना उतना भी सरल नहीं होता जितना सुनने में लगता है। बहुत बार नॉलेज का भी अभाव होता है, चीज़ें कम की पता होती हैं। तो प्रयास से ही आपको, प्रयास से निबंध लिखने से, आर्टिकल लिखने से वो आपको कला आएगी कि हम बार बार जब लिख रहे हैं तो हमारा राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा और हम जो है दुनिया में जो घटना हो रही है उसको भाषा में उतारने की कला में परिपक्व होने के रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। संवेदनशीलता, सटीकता, भाषा पे पकड़, सच्चाई, ऑनेस्टी, बिना किसी से प्रभावित हुए पत्रकारिता करना ही आर्टिकल 19 को रिस्पेक्ट देने वाली बात है। हम लोग को इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमारे को जो इम्पोर्टेंट काम दिया गया है, जो हमारे को काम दिया गया है कि आप सवाल पूछो, आप उस सवाल का जो सही जवाब है वो भी लोगों को बताओ, तभी हम कर पाएंगे जब हम लोग इन सिद्धांतों को, जो जर्नलिज्म के बेसिक सिद्धांत हैं कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो सटीक है, अपने मन से नहीं लिख रहे, हम उसके पीछे, मेरे मन के पीछे कोई दोस्ती, कोई किसी को लाभ देना, किसी को नुकसान करना, ये नहीं है। हमारे मन में है कि हम जो हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको हम सही जानकारी प्रोवाइड करें। साथ ही साथ जितना हम पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने जितने हाई सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट भी हुए हैं इस चीज़ पे। बहुत बार जो है सरकारों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकना चाहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जब हमको पता रहेगी, हम जब इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारा पत्रकारिता और इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ जो है, जो आज टॉपिक करना कि बदलता स्वरूप और चुनौतियाँ। जीवन में तो हम लोग हर चीज़ को बदलता ही देखते हैं कि हर क्षण जीवन बदलता रहता है। जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने बोला था कि जीवन जो है वो क्षणिकवाद है, मतलब हर क्षण जो है चीज़ें बदल रही है। आप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो, ये जो कमरा जो बैठे हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे पुराना हो रहा है। इसको इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में मैथ्स में आइजैक न्यूटन ने डिफ्रेंशिएशन का पूरा इस पर फॉर्मूला निकाला कि कैसे कोई चीज़ धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे कैसे वो टूटती है, खराब होती जाती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करें, जो हमारा हम जो क्षणिकवाद में जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं, वो एक पॉजिटिव वे में यूज़ होते हैं, वो खराबी की तरफ न जाते हुए अच्छाई की तरफ जाए। अभी तक तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे पत्रकार, हमारे यहाँ हमेशा से बहुत ही अच्छे पत्रकार हमारे यहाँ पैदा हुए। उन्होंने काफ़ी निर्भय होकर उन्होंने बड़े बड़े पावरफुल लोगों को क्वेश्चन किया, जनता के हित के लिए उन्होंने काम किया। आखिरी में मैं एक यूट्यूब के पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, मैं हमेशा उनका वीडियो देखता था। तो उनकी भी शहादत इसी साल हुई, 1 जनवरी को किसी घटनाक्रम में उनकी डेथ हो गई। वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि बहुत लोगों ने, जो हमारे पास आज राइट है, जहाँ पर आज हम बैठे हैं, प्रशिक्षण जिस चीज़ की ले रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत लोगों ने अपना खून बहाया है। तो हमें उस लहू की इज्जत करनी चाहिए। साथ ही साथ
हमें अपने जीवन में जो इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो हमारे अंदर हमारे धर्म देते हैं, उनको हमारे को 100% फॉलो करना चाहिए कि हम समाज का भलाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत।